नमस्कार जय हिंद बच्चों। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कलेक्शन ऑफ डाटाज। आप कुछ डाटा कलेक्ट करना है, उसको आपने टेबलेट फॉर्म में बताया या बार ग्राफ में बनाया। आपने कुछ ना कुछ उसके पिक्टोग्राफ्स बनाए थे, कुछ ना कुछ आपने डाटा कलेक्ट किया और उसके आपने इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है, उसका आपने उसके बेसिस पर पिक्टोग्राफ बनाया है। ठीक है, कहीं पर आपके कुछ गर्ल्स बनी हुई हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर कि आप बता देते थे कि हाँ ठीक है, 1 फ्लावर इज इक्वल टू 100 यूनिट, या 1 गर्ल, जो भी आपके पास गर्ल बनी है, 1 गर्ल इज इक्वल टू 50 यूनिट। ऐसे ऐसे करके ट्रैक्टर्स के भी क्वेश्चंस थे, ये पिक्टोग्राफ वाले थे। उसके बाद आपने कुछ बार ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ्स भी बनाए होंगे। ठीक है, तो ये सब आपने जो 6 क्लास में किया था उसी का फर्दर है ये कि डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं आप इस क्लास में, ये आप पहले से इस चीज़ से थोड़ा बहुत यूज टू हैं। तो बेसिकली आपको डेटा हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप जब न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल में आप वेदर के बारे में देखते हैं, आपके पास जो भी मौसम विभाग की जानकारी आती है आप उसके बारे में देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर कुछ था, किसी पर्टिकुलर और सिटी का टेम्परेचर कुछ और था। ठीक है, तो वो आप सब क्या कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक लिस्ट में आपके पास होती हैं तो आप एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए आपके डेटा हैंडलिंग की आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि अब हम कह दें कि एक वीक में क्लास 7th का रिकॉर्ड बताएं कि मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक कि कितने बच्चे प्रेजेंट रहे थे। ठीक है, टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट। तो अब ऐसे तो होगा नहीं कि हर एक बच्चे के ऐसे ही आप वाइल्डली बता दें कि मंडे को इतने थे, ट्यूसडे को इतने थे। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे ना। ठीक है, कि मंडे को टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट आप यहाँ पर लिखेंगे, इसी तरीके से आप ट्यूसडे को प्रेजेंट स्टूडेंट लिखेंगे, इसी तरीके से आप वेडनेसडे को लिखेंगे, एट सो ऑन आप सैटरडे तक की डिटेलिंग देंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हर दिन सेम बच्चे तो आपके प्रेजेंट होते नहीं हैं। तो इससे आपको पता रहेगा कि हाँ मंडे को इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को इतने। तो एक आपके पास वेल डिफाइंड फॉर्मेट होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड आपके पास एक फॉर्मेट होता है, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाती है। इसलिए हमारी डेटा हैंडलिंग ज़रूरत में है। अगर मान लीजिए ऐसे में आपके पास थर्सडे होता, ठीक है, थर्सडे कोई वेकेशन होती, थर्सडे को कोई वेकेशन होती, तो वहाँ पर क्या होते, 0 बच्चे प्रेजेंट होते। आप यहाँ पर लिख भी सकते थे कि हाँ ये एक हॉलीडे था। तो ये आपका क्या होता है, डेटा होता है कि आप इसको कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा कलेक्टिंग डाटा, आप इसको क्यों कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि क्यों आपने इसको कलेक्ट किया, आप क्यों कलेक्ट करते हैं, कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हमने सभी प्रेजेंट बच्चों के लिए डाटा कलेक्ट किया। क्यों किया, ताकि हम ये देख सकें कि अटेंडेंस की रिपोर्ट क्या रहती है, कि कितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। अगर सभी बच्चे प्रेजेंट रह रहे हैं तो हम उन्हें मोटिवेट कर सकें, और अगर कुछ बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं तो हम उन्हें डिस्क्लेमर दे सकें कि वो प्रेजेंट रहें क्लास में, ताकि उनकी स्टडी सफ़र ना करे। ठीक है, तो आपके पास कभी भी आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उसका क्या होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अब डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में आपके पास जो भी डिटेल है, जैसे मान लीजिए अब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो आप रिजल्ट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं ना जब टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर कि ठीक है मेरे इंग्लिश का मार्क्स लिखते हैं, इंग्लिश में मेरे मान लीजिए आपके 40 मार्क्स आए। ठीक है, हिंदी में 30 मार्क्स आए, मैथ्स में 45 मार्क्स आए। इस तरीके से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना के जाते हैं। ऐसे तो नहीं लिख लेते ना कि 45 लिख लिया, 30 लिख लिया, फिर 40 लिख लिया, फिर 40। ठीक है, ऐसे करके नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि आपको फिर याद ही नहीं रहेगा कुछ भी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में आपकी लिस्ट भी बनती है कि हम भी, अगर टीचर्स भी आपकी लिस्ट बनाते हैं तो वो लिखते हैं कि हाँ ठीक है गिरीश के इतने मार्क्स आए, तौसिफ़ के इतने मार्क्स आए।
ठीक है। तो इससे हमें भी पता रहता है कि हाँ गिरीश क्या कर रहा है। अगर हम भी ऐसे ही नंबर लिख दें कि हाँ ठीक है 40 मार्क्स किसी के हैं या फिर 55 किसी के हैं, तो हमें कैसे याद रहेगा कि कौन से मार्क्स किसके हैं। तो हम अलग अलग तरीके से मार्क्स लिखते हैं ताकि नाम के साथ साथ, ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी क्लियर रहे। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। अब है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर, आपके पास एक चीज़ यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है आप जब स्टडी करेंगे, एरिथमेटिक मीन। ठीक है। अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ठीक है। मीन क्या होता है आपका? बेसिकली किसी भी चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं जब। ठीक है। एवरेज कि अगर आप मंडे को आपने पढ़ाई करी 4 आवर्स, ठीक है, आपने ट्यूसडे को पढ़ाई करी 2 आवर्स, आपने वेडनेसडे को पढ़ाई करी 3 आवर्स, ठीक है, थर्सडे को आपने पढ़ाई करी फिर से 4 आवर्स। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हाँ बताइए कि वसीम से, अगर मान लो मैं पूछती हूँ कि वसीम ने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्या क्या पढ़ाई करी, ठीक है, कितनी पढ़ाई करी ऑन एवरेज, मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा कितना पढ़ते हो आप वीक में, तो वो क्या बोलेगा? ठीक है। या मैं मान लीजिए शुभम से पूछती हूँ, ठीक है, कि शुभम इस पूरे वीक में शुभम ने कितनी स्टडी की है। ठीक है। तो शुभम ये थोड़ी बोलेगा कि मैम मैं मंडे को 4 घंटे पढ़ा था, ट्यूसडे को इतने घंटे पढ़ा, वेडनेसडे को इतने, ऐसे तो मैम भी कंफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है। तो उसके लिए वो शुभम क्या करेगा कि एवरेज निकाल लेगा इतने दिन का। वो क्या करेगा कि 4 + 2 + 3 + 4, और कितने दिन है, कितने दिन की पढ़ाई का एवरेज निकाल रहा है वो, 4 डेज की पढ़ाई का एवरेज निकालता है। तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13/4। अब इस 13 को मान लो 4 से डिवाइड कर देता है वो। ठीक है। तो हम 4 का नियर अबाउट हम क्या ले लेते हैं, 12। 12 के लिए हम 3, तो वो कह सकता है कि मैम मैं 3 आवर्स डेली पढ़ता हूँ। ठीक है। तो ये उसकी एवरेज स्टडी है कि एटलीस्ट वो इतने आवर्स पढ़ रहा है, हर एक दिन को इतने दिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है। तो एवरेज और अरिथमेटिक मीन आपका एक ही बात है कि आप क्या करते हैं, मोस्ट अरिथमेटिक मीन क्या होता है आपका, आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, ये आप अपनी कॉपी में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, द मोस्ट कॉमन representative value of a group of data is the arithmetic mean। कि आपके पास द मोस्ट कॉमन, देखो इसीलिए मैंने बताया था द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अरिथमेटिक मीन। ठीक है। जैसे आपके पास अभी एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 1 आपको दे रखा है। एग्जाम्पल 1 में भी क्या कह रखा है कि आशीष स्टडीज 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 5 आवर्स, सॉरी, आशीष स्टडीड 4 आवर्स, 5 आवर्स और 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल दिया है, क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। ठीक है। आशीष क्या कर रहा है, आशीष 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, हमारे पास एवरेज स्टडी ऑफ टाइम ऑफ आशीष निकालना है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष। कैसे निकालेंगे हम, 4 + 5 + 3, 3 दिन का हमें कहा है तो हम 3 दिन से इसे डिवाइड कर देंगे। 4 + 5 9, 9 + 3 12। ठीक है। 12,
12/3, 3 से कैंसिल आउट होता है 4 पर, तो कितना आता है हमारे पास यहाँ पर 4 आवर्स। 4 आवर्स क्या है हमारे पास, एवरेज स्टडी है किसकी, आशीष की। ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि आशीष डेली 4 आवर्स स्टडी करता है ऑन एवरेज। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन देती हूँ इसकी बेसिस पर। आपको क्या करना है, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी आवर्स फॉर द होल वीक, कि आपको अपने स्टडी आवर्स, आप एक वीक का, आप पिछले वीक का आप अपना स्टडी आवर्स का एवरेज बताएंगे। हर एक बच्चा अपना अपना बताएगा, कोई किसी और का चीटिंग नहीं करेगा यहाँ पर। हाउ वुड यू फाइंड द average of your study hours for the whole week। ठीक है, हर एक स्टूडेंट अपना अपना यहाँ पर स्टडी आवर्स का एवरेज निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट करेगा, ये आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इन्हें थोड़े से। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द, देखो अरिथमेटिक मीन आपको बताया था ना, अरिथमेटिक मीन हो एवरेज हो सबका मतलब एक ही है। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग hours during 1 week। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपके सोने वाले जो घंटे हैं, कि कितने घंटे आप ऑन एवरेज एक वीक में सो रहे हैं, आपको ये निकालना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ योर प्लेइंग गेम्स आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक, कि आपको, आप एक वीक में कितने घंटे खेलते हैं उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट आपके पास आती है रेंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज। ये क्वेश्चंस आप करेंगे, ऊपर वाले वो थे आपके मीन के बेसिस पर। रेंज क्या होती है आपके पास, रेंज क्या होती है आपके पास, कि जो आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसका डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास रेंज होता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं रेंज को, आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन the highest observation and the lowest observation। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी जो भी है और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसके डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रेंज है। तो आपके पास फाइंड the range of above all questions। ठीक है, आपको जो ऊपर सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उन सब की आपको रेंज भी निकालनी है। अब आपने रेंज कैसे निकालनी है, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अ क्रिकेट स्कोर्स ऑफ द फॉलोइंग रन्स इन द 8 इनिंग्स। 8 इनिंग में आपके अलग अलग स्कोर्स दे रखे हैं, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इसका रेंज निकालना हो, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इन सभी को आप असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, आप सब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या होता है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उसके बड़ा, उससे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है हमारे पास? 0, तो हमने 0 लिख लिया। 0 से बड़ा हमारे पास क्या है? 35, ठीक है। 35 के बाद 40, देन 45, 46, उसके बाद 45 हो गया, 46 हो गया, देन 58, 76 और उसके बाद है हमारे पास 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास लोएस्ट डिजिट क्या है? 0 और हाईएस्ट डिजिट क्या है? 100। तो अब हमें इसकी रेंज निकालनी होगी। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पर? 100 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 0, तो इसकी रेंज कितनी आ गई हमारे पास? 100 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपको रेंज निकालनी है। आपको जो ऊपर क्वेश्चंस मैंने 3 क्वेश्चंस दिए ना, ये वाले क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स, आपने हर एक दिन का अपना स्लीपिंग आवर्स लिखना है, गेम का आवर्स लिखना है और हर एक का आपने मीन भी निकालना है और साथ में रेंज भी निकालनी है, ठीक है। ये होमवर्क मैं आपका चेक करूँगी और उसके बाद जब आप ये वीडियोस के क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद आपने इस वीडियो के बेसिस पर करनी है एक्सरसाइज आपकी 3.1। ये वीडियो के बेसिस पर आप एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज को आप पार्ट्स में भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसे एक ही दिन में करके दिखाएं, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो को आप अच्छे से देखें और समझ के सारा काम आप अपना कंप्लीट करें। थैंक यू ऑल।